22 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये केवल संसद का सत्र नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की मुसीबतों का एक और सत्र है। क्योंकि पिछली बार जब पहली 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई तो किस तरीके से संसद में हंगामा बरपा सबने देखा और उसमें कैसे नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी सरकार फंसी हुई नजर आई। वो तो एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी। असली संघर्ष वो अब की बार होगा और वो विपक्ष के द्वारा भी होगा, संसद के अंदर भी होगा और संसद के बाहर सड़क पर भी होगा। और इस वक्त में मेरे साथ में भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोचब जी हैं, जिनकी तरफ से कहा गया है, ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का। दिल्ली आ रहे हैं। क्यों दिल्ली आ रहे हैं? किसान अब किन किन समस्याओं को लेकर के, किन किन सरकार की तरफ से जो किए गए वादों को लेकर के अब एकजुट हो रहे हैं, ये सरकार के लिए अपने आप में इस वक्त में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है सतेंद्र जी। और आप दिल्ली आ रहे हैं, क्यों दिल्ली आ रहे हैं और ये सत्र की शुरुआत से पहले ही क्यों? ये सर जो हमारी जो मांगे हैं, दरअसल हम एचटी लाइन आंदोलन हमारा चला हुआ है, 240 दिन हो गए। हमने भीषण गर्मी भी हमने देखी, सर्दी भी देखी और अब बरसात में भी हम लोग दिल्ली के अंदर, ये तो पहले तो रोक रहे थे किसानों को, भाई पंजाब का किसान रोक दिया, हरियाणा का रोक दिया बॉर्डर पर। हम तो जी दिल्ली के किसान हैं। दिल्ली का किसान 240 दिन से धरने पर बैठा हुआ अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। रखवाली किससे कर रहा है? उस सरकार से जो अपने हकों के लिए हमने वहां बैठाया है जिन लोगों को। और अब जो प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, उस प्रशासन से, उस पुलिस से, उस सेना से, उस सरकार से अपनी जमीन बचाने के लिए हम पिछले 240 दिनों से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी कोई भी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम उस लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बैठे हैं बॉर्डर पे, लेकिन हम दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। अब हम जंतर मंतर पर जाकर एचटी लाइन जो मूवमेंट सारे दिल्ली हरियाणा में चली हुई है, उसके लिए एक जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप पिछले 240 दिनों से धरने पर हैं। हाई टेंशन वायर जो खेतों के बीचों बीच गुजरती है, उसको लेकर के आपका धरना चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक क्या आपको सलाह के लिए या आपसे जो कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कोई बातचीत हुई है? जी हमारी एसडीएम जो नरेला है उनसे बात हुई थी। वहां हमने अपना पक्ष रखा और हमने अपनी अपील डीसी को, जब हम धरने पर बैठे थे, हम 13 नवंबर से धरने पर बैठे थे। जिस दिन हम धरने पर बैठे थे उसी दिन से, उससे पहले हमने अपनी जो अपील्स हैं वो डीसी को लगा दी थी। यहाँ पर कोई विधायक से लेकर एमपी या कोई मंत्री या कोई एलजी या सीएम कोई भी नहीं बचा जहां तक हमने अपनी जो है लिखित कार्रवाई अपनी नहीं चलाई, अपना पत्राचार नहीं किया। उसके बाद वो जो पहली मीटिंग हुई उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो ये कहने लगे भाई दिल्ली के अंदर तो कोई पॉलिसी नहीं है, और हरियाणा के अंदर ये कहने लगे कि खंबे के बीच का हम सर्कल रेट से दे देंगे बस। इसमें क्या है जी, देखो थोड़ा मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर है और ये राष्ट्रीय मुद्दा है किसान का। जब खेतों से एचटी लाइन जाती है तो फार्मर को यही नहीं पता कि उसका नुकसान क्या है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ ओचंदी में इन्होंने सब स्टेशन बनाया दिल्ली के अंदर, तो हमने इस पे पूरी रिसर्च करी। जो 4 खंभों के बीच का जो एरिया है, किसान उसको नुकसान मानता है, बल्कि नुकसान वो नहीं है, नुकसान उसका जो राइट ऑफ वे है, जिसपे एक बिजली कंपनी का कब्जा हो जाता है कि उसके अंदर ना तो हम पेड़ लगा सकते, ना कोई सीएलयू ले सकते, ना हम कोई फैक्ट्री, ना कोई गोडाउन, ना हम किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी अपने खेत में नहीं कर सकते। तो आज जो जमीन है दिल्ली की वो 2041 मास्टर प्लान के हिसाब से है।
दिल्ली से लगती हुई जितनी भी एनसीआर की जमीनें वो 5-5, 7-7 करोड़ की हैं, और उनका जो यूज है वो खाली खेती का नहीं है जी, उनका कमर्शियल यूज भी है। तो एक तरीके से पूरे एकड़ पर अब 765 केवी की लाइन नहीं है हमारे यहाँ, इसमें आप मान के चलो कि 67 मीटर का राइट ऑफ वे है। 67 मीटर का मतलब हो गया 220 फुट पूरे, मतलब 5 एकड़ पर जैसे अगर दूसरा खंभा लगेगा तो एक खंभे पे पूरे 5 एकड़ पे वो राइट ऑफ वे लग गया, मतलब 5 एकड़ पे किसान के पे कब्जा हो गया। और उस पे ये कह रहे हैं कि आपको अब यहाँ बस बोझोत का काम करना है। और एक चीज और इसमें, ये किसान की और जो लैंड होल्डर है, मतलब जमीन का मालिक है खाली, मैं एक चीज आपसे मैं आपसे एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, और दर्शकों का भी शायद ये जो है वो दर्शक भी इस बात को समझना चाह रहे हैं कि ये हाई टेंशन वायर जो बड़ी बड़ी खंबे लगते हैं खेतों के अंदर और उनसे फैक्ट्रियों में बिजली पहुंचती है, या जहां से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वहां से अलग अलग जगह पर बिजली सप्लाई की जाती है, ये तो बहुत सालों से जो है वो हम लोग देखते रहे हैं। फिर इसको लेकर के अभी क्यों आंदोलन आप लोग छेड़ रहे हैं, या क्यों लगातार 250 दिनों से आपका धरना चला हुआ? ये तो बहुत पहले से है, इसमें क्या ऐसा नया हुआ है जिसको लेकर के आपको धरना करना पड़ा है? कोई चीज गलत होती हुई, अगर मान लो 100 साल से भी कोई बात गलत हो रही है तो उसको गलत को रोका जाए जब भी अच्छा है। अब गलत ये कैसे है, फार्मर को क्या नुकसान है उससे? आप जब उसके अंदर, जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले तो फार्मर जो उसमें काम कर रहा है वो मजदूर, उसके अलावा कोई भी अगर कोई राहगीर, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि भाई कहीं 3 मर गए, कहीं 4 मर गए, कहीं 5 मर गए, कोई राहगीर भी इसके नीचे आ जाता है तो इसमें कोई भी दुर्घटना में बचता नहीं है आदमी। इसके नीचे कोई भी दुर्घटना होगी सबसे पहले तो उसकी मौत होगी। अगर दुर्घटना इसकी चपेट में आ गया तो वो मरेगा, आदमी बचेगा नहीं। एक तो खतरा खेत में खड़ा हो गया। सबसे पहले तो हर भारतवासी का इस एसटी लाइन के नीचे ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम क्यों खड़े हुए? अब हमारे खेतों में से ये नहीं कि एक लाइन जाएगी, लाइन जाएंगी लगभग 22 और 23, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसका जो सेंटर है, एपिक सेंटर है, वो बन गया, स्टेशन बन गया इनका। तो हमारे तो गांव का जो भी जमींदार है वो लगभग जमीन अपनी खो देगा। दूसरी बात, इसमें जो आप कह रहे हो कि भाई ये तो सदियों से चला आ रहा है, फार्मर को यही नहीं पता था नुकसान क्या है। और पहले जो जमीन होती थी ना जी, जमीन की वैल्यू खाली बोझोत की होती थी। आज जमीन कहीं 10 करोड़ की है, कहीं 5 करोड़ की है, कहीं 2 करोड़ की है। और जिस खेत से लाइन चली गई, मान लो मेरा खेत है 1 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है मेरे यहाँ, तो उसको कोई 20 लाख रुपए में लेने वाला नहीं है। तो वो जो 80% जो डी वैल्यू हुई किसी एक किसान की, मान लो आपके गांव से अगर लाइन गई, लाइन में आपके गांव से गए 20 खंबे, 20 खंभों में जो 20 खेतों वाले हैं जी, और जो बीच में जो लैंड आएगी खाली वो इफेक्टेड हुई। मान लो आपके गांव में है 5,000 किले, तो उसमें आपकी जमीन कितनी खराब हुई जी? कुल कुछ आदमियों की। तो वो सारे देश का भार है, आप किसी कुछ नामात्र किसानों के ऊपर कैसे डाल सकते हो? तो इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई, और यूनिफॉर्म पॉलिसी है भी, कानून भी है। कानून आप ये कह रहे हो कि भाई ये सदियों से होता आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं अंग्रेजों से भी बुरा समय चल रहा है आज का। 1885 में जब ये लाइनें जाने लगी, स्टार्टिंग में हमारे खेतों से टेलीफोन की वायर जाती थी 1885 में, वो कानून आज भी लागू है इनका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में। और 1885 में भी कंपनसेशन था। 2003 में फिर जब ये अमेंडमेंट करी इन्होंने, 2003 इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर 2006 आया, और अब आंदोलन के चलते 2023 टेलीकम्युनिकेशन आया, जिसका बड़ा प्रचार किया हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई बड़ा मतलब 1885 वाला कानून बदल दिया। लेकिन आज भी ग्राउंड के ऊपर 1885 और 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से काम करने की कोशिश करते हैं। और ये चारों एक्ट अगर आप उठा लो तो इनमें कहीं ये नहीं है कि आप किसान को कंपनसेशन नहीं दोगे। तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना जी। जो मेरी जमीन 1 करोड़ रुपए की थी वो 80 लाख रुपए डाउन आ गई, तो मेरा क्या, जो जमीन है, जो मेरी जो जमीन है, मेरी जो पुरखों की जमीन है, मेरी जो संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी का तो नुकसान हो गया ना जी 80%। मैं कहाँ जाऊंगा? तो सरकार को मेरे को कंपनसेट तो करे कम से कम। अगर मान लो भाई देश को बिजली की जरूरत है तो मुझे तो कंपनसेट करेगी, और मुझे कंपनसेट नहीं करेगी और ये कहेगी कि भाई
सरकार का काम है, धक्के से जाएगी। तो जमीन किसकी है जी? जमीन आर्टिकल 301 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है किसान को। आप किसी भी कोई भी प्रोग्राम अगर आता है, कोई रेल आती है या कोई मतलब आपका ये आता है, कोई रोड आता है, तो उसमें कंपनसेट तो होगा फार्मर। बगैर कंपनसेट के आप कैसे लेके चले जाओगे? और जो प्रोविजन एक्टों में है, हम उन्हीं के तहत हमने अपील लगाई और उन्हीं के तहत हम मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन वो देने की बजाय पुलिस ये कह रही है, और सेना लगाकर, पुलिस सेना लगाकर धक्के से काम करने की कोशिश थी, तो उसको रोकने के लिए फिर धरने लगाने जरूरी हुए जी। तो कितने जो है वो इसकी वजह से जो ये हाई टेंशन जो वायर जा रही है, कहां से कहां जा रही है, और कितने लोग, कितने किसानों की जमीन इससे प्रभावित हो रही है? तो धर्मेंद्र जी, इसमें क्या है, हम जिस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं वो खेतड़ी, एक राजस्थान में एक जिला है खेतड़ी में, मतलब वहां से जसरापुर गांव, उससे होती हुई है हरियाणा में महेंद्रगढ़, कुछ गांव रिवाड़ी के, कुछ नारनौल के, झज्जर के मेरे ख्याल में 25 से 30 गांव हैं, और ये ओचंदी आ जाएगी। फिर ओचंदी, नरेला, इसको खेतड़ी टू नरेला बोलते हैं, लेकिन नरेला का नाम है, गांव ओचंदी है। और फिर एक लाइन ये यहाँ से आएगी सोनीपत का मारा, वहां से सोनीपत के भी करीबन 20 गांव हैं जो हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन विषय हम इस बात का नहीं कर रहे कि भाई ये प्रोजेक्ट तो हमने रोक दिया सारा, लेकिन मैं और आप जब अब बात कर रहे हैं, तो आज भी किसी किसान को, ये नेशनल इशू है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे आज भी कहीं ना कहीं फोर्स लगकर या कंपनी वाले डराकर धमकाकर या कोई प्रशासनिक आदमी अपना दबाव दिखाकर आज भी कहीं ना कहीं किसान के साथ जाती हो रही है और काम चल रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं कि 2023 टेलीकम्युनिकेशन या 1885 चारों एक्टों में जो प्रोविजन है पॉलिसी में, इसमें पॉलिसी मेकिंग हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, और किसान को, सबसे पहले तो किसान, मजदूर, और जो कोई भी एक भारत का वासी है, वो कहीं रास्ते से कोई गुजर रहा है या कोई काम गलती से कर रहा है, अगर उसकी कोई दुर्घटना होती है, सबसे पहले तो उसको एक सम्मानजनक मुआवजे की राशि दी जाए। अगर एसटी लाइन के नीचे दुर्घटना में वो मारा जाता, तो एक ग्रुप इंश्योरेंस पूरे भारत का हो। दूसरी बात, जब हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, इसमें जब हमारी बातचीत जो है हरियाणा एसीएस एनर्जी के सिंह से भी बात हुई, हमारी मीटिंग हुई, बड़ी 2-3 घंटे की चर्चा हुई, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य माना कि भाई उनका जो सारा अपना लीगल सिस्टम था, या भाई अपने जो जितने भी बिजली डिपार्टमेंट से अधिकारी थे, उनकी हर एक बात का जवाब हमारे पास था। इसमें जो मैं आरओडब्ल्यू आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, वो आरओडब्ल्यू जिससे किसान की जमीन की डी वैल्यू होती है, उसकी हमारी 70% की मांग है। मान लो हमारा 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो हम 70 रुपए मांग रहे हैं, 30% वो भी छोड़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अब हमें कहने लगे कि भाई 30% दे देंगे, तो माजी 30% हम क्यों ले लेंगे, उसको ये धक्के से हमें दुगना जाते थे। उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको मना कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे ऐसे। और दूसरा, जब नुकसान किसान को मार्केट रेट से है, मेरे को मेरी संपत्ति पे नुकसान मार्केट रेट से है, ना कि सर्कल रेट से, तो हम अपना मुआवजा जो है मार्केट रेट से लेंगे। अब मार्केट रेट तय कैसे हो, तो उसके लिए उसमें प्रावधान है, कोई भी बड़ा अवार्ड हो, ये मतलब मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा, ये जो एक्ट है ना, इनके जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उन्हीं के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि भाई स्टैंप एक्ट से आप पैसा दे सकते हो, कोई बड़ा अवार्ड मिला हो उससे दे सकते हो आप। स्टैंप एक्ट होता है कि उस क्षेत्र का कोई भी बड़ी रजिस्ट्री हो, आप उससे जो है कंपनसेट फार्मर को कर दो। तो ये लड़ाई है जी हमारी। अभी आपको जंतर मंतर जो है वो आप आ रहे हैं, तो जंतर मंतर कितनी बड़ी संख्या में आप रहेंगे, और क्या कुछ जो है वो आगे की, इससे आगे की रणनीति फिर रहेगी सरकार अगर नहीं मानती है तब तो? जंतर मंतर पर हम आएंगे जी, वहां पर जो परमिशंस का वो है, पहले तो वहां कितनी गैदरिंग कर लो आप, कोई मनाही नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पर जो है ना 1000 से ऊपर की गैदरिंग नहीं देते। और जब हमने ये इंट्रोडक्शन किया कि भाई हम फार्मर हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी वो संख्या भी इन्होंने जो है घटाने का काम करा। लेकिन हम 1000 आदमियों की संख्या में
दिल्ली और हरियाणा का जहां जहां ये धरने लगे हुए हैं, हमारे 10 से 12 धरने हैं, वो सभी धरनों के प्रतिनिधिमंडल अपना 100 आदमी लेकर वहां हजारों की संख्या में, जो है 1000 की संख्या में वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उससे आगे तो उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई हम यहाँ उससे ज्यादा आदमी नहीं आने देंगे। और वहां से हम जो आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव है, वहीं से हम अपनी कॉल करेंगे कि भाई हम हरियाणा के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में एसटी लाइन आंदोलन ने कोई भी अपनी तरफ से अपील नहीं करी थी वोट देने के लिए। अब की बार जो आगामी जो चुनाव है अक्टूबर के अंदर, उसके अंदर हम खुलकर 50 पंचायतों का आह्वान करेंगे। हरियाणा के अंदर अकेला एसटी लाइन आंदोलन इतना बड़ा है कि वो सरकार को बदलने की ताकत रखता है, और वो खुद अपनी पंचायतें करेगा 50, और सरकार के अपील के खिलाफ वोट की अपील करेगा, वोट की चोट की अपील करेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि बड़ा मुद्दा है, और निश्चित तौर पर जो 2-3 चीजें आपने यहाँ पर उठाई हैं वो वाजिब भी दिखाई देती हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों की वाकई जान चली जाती है, और खास करके बरसात के मौसम में ये घटनाएं और बढ़ जाती है, और किसान तो वैसे भी खेतों में जब पानी देता है तब भी खतरा रहता है इस चीज का। और जो जमीन की कीमत 80% गिर जाती है तो उसका मुआवजा भी निश्चित तौर पर मिलना ही चाहिए। तो अभी आप दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में सरकार का इस पर क्या कुछ रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।